Hello and welcome to my YouTube channel. This is Shreyas Badiye with lecture number 46 from Modern Indian History series, which will based on Revolutionary Phase 2. The man who asks a question is a fool for a minute. The man who does not ask is a fool for a life. A beautiful and very inspiring thought. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो. दिस इज माई इंस्टाग्राम आईडी. दिस इज माई फेसबुक पेज. आप उसे लाइक और फॉलो कर सकते हो. आप मुझे मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो ताकि और भी आपको अपडेट्स मिलते रहे. एंड दिस इज माई यूट्यूब चैनल. सो मेरे जो चैनल्स है या फिर मेरा जो इंस्टाग्राम का आईडी है उस पर आप स्टोरीज देखना ना भूलें. उसके अलावा यूट्यूब पे भी स्टोरीज देखना ना भूलें ताकि आने वाले लाइव सेशंस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आपके डाउट सॉल्व होते. मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलते रहें. जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने मेक एमसीक्यू चैलेंज स्टार्ट किया है, तो देख लेते हैं इस बार मेक एमसीक्यू चैलेंज जो है उसे किस किस लोगों ने कंप्लीट किया है. तो जो जो लोगों ने कंप्लीट किया उनके नाम है स्नेहल पिपरेवार जी, अक्षत चौधरी जी, पूजा भारद्वाज जी और वीरेंद्र मिर्धा जी. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने ये चैलेंज कंप्लीट किया और हम लोगों से आपने एमसीक्यू की प्रैक्टिस पूरी करवा ली. आपने जो क्वेश्चंस हमें भेजे हैं वो इस लेक्चर के अंत में हम लोग सॉल्व करेंगे. इस लेक्चर के अंत तक बने रहें. अभी जो हम पढ़ने वाले वो रिवॉल्यूशनरी फेज 2 होगा. तो आपको यहाँ पे सबसे पहले मैं बेसिक क्लियर कराने वाला हूँ रिवॉल्यूशनरी फेज 2 का. यहाँ पे आपको जितनी भी पिक्चर्स दिख रही है पूरे रिवॉल्यूशनरी, कुछ रिवॉल्यूशनरीज की एक्टिविटीज और ये सब रिवॉल्यूशनरीज जो है सेकेंड फेज के उन सब की यहाँ पे आपको पिक्चर्स दिख रहे हैं. इन सब से अभी आप फैमिलियर होने वाले हो. यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ एक नया ग्रुप जो रिवॉल्यूशनरी था वो कैसे उभर के आ रहा था. जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो गांधी जी ने एक मूवमेंट चलाया था जिसका नाम है एनसीएम. एनसीएम को काफी सारे लोगों ने ज्वाइन किया था. इवन यंगस्टर्स जो थे इस देश के उन्होंने भी इस मूवमेंट को ज्वाइन किया था जिसको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहा जाता है. जब गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया उस वक्त आईएनसी जो था उसमें कुछ डिबेट्स चले और मैंने आपको कहा कि आईएनसी में दो ग्रुप्स निकले, एक थे स्वराजिस्ट और एक थे नो चेंजर्स. ये हमने कल के लेक्चर में पढ़ा. उसी तरह एनसीएम से एक और जो यूथ था, यूथ जो था उनका अपोज था. गांधी जी ने ये जो एनसीएम है इसको क्यों रोक दिया जबकि एनसीएम इतने अच्छे से चल रहा था, ऐसा यूथ का मानना था. यूथ इस चीज से नाराज था और यूथ ने यहाँ पे अपने जो भी काम थे वो खुद से ही शुरू कर दिए. वो यहाँ पे फिर से रिवॉल्यूशनरी बनने लगे. जैसे कि आपने देखा था जो फर्स्ट फेज के रिवॉल्यूशनरी थे, फर्स्ट फेज के रिवॉल्यूशनरी जो निकल के आए थे वो निकले थे एक्सट्रीमिस्ट के कारण, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट लोग यहाँ पे अरेस्ट कर लिए गए थे और यहाँ पे चाह थी कुछ करने की जो यंगस्टर्स की, वही उनको रिवॉल्यूशनरी बनाते. उसी तरह यहाँ पे जब गांधी जी ने एनसीएम को सस्पेंड कर एनसीएम को रोक दिया उसके बाद जो युद्ध था उनका थोड़ा सा एक तरह से देखा गया तो भरोसा उठ चुका था लीडर्स से और वो लोगों ने रिवॉल्यूशनरी बनने का ठान लिया. यहाँ पे ये रिवॉल्यूशनरी बनने वाले थे. तो अब हम देखते हैं कि क्या रीजंस थे. तो ये मैंने आपको बेसिक चीज बता दी. अब इसी बेसिक चीज के को कैरी करते हुए हम देखेंगे रीजंस. सबसे पहले मैं बता चुका हूँ द सडन विड्रॉल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. तो इनका इस एक तरह से कुछ ना कुछ करने का बहुत ज्यादा मन था और इनका ऐसा मानना था कि एनसीएम बहुत अच्छे से चल रहा है तो उसको रोकना नहीं चाहिए महात्मा गांधी ने. और इन्होंने जब रोक दिया गांधी जी ने तब इन्होंने कुछ तो भी अलग करने का सोच लिया. ये जो यंगर नेशनलिस्ट थे वर नॉट अट्रैक्टेड टू पार्लियामेंट्री वर्क है ना. तो ये गांधी जी की तरफ से अब सपोर्ट इन्होंने निकाल लिया था गांधी जी का और ये चाह रहे थे कि हम जाएंगे कहाँ, तो हम पार्लियामेंट्री काम तो नहीं कर सकते स्वराजिस्ट के साथ क्योंकि हमको फास्ट काम होना, हम अंदर बैठ के कुछ नहीं कर सकते. स्वराजिस्ट क्या करते थे आपको मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ. उसके साथ साथ जो कंस्ट्रक्टिव वर्क है जो नो चेंजर्स करते थे वो भी हम नहीं कर सकते क्योंकि वो भी बहुत स्लो काम है. हमको तो कुछ ना कुछ फास्ट करना है, हमको मूवमेंट शुरू रखना है, तो हम ये सब काम नहीं करने वाले. हम अपने से ही काम करेंगे और हम ये मानते हैं कि वायलेंट मेथड जो है ये बहुत काम की अगर इंडिया को फ्रीडम दिलाना है. तो ये लोगों ने फिर वायलेंट मेथड्स को अपना सहारा बनाना शुरू कर दिया और वायलेंट मेथड्स पे चलना इनके लिए नॉर्मल सी एक टेक्निक इन्होंने बना ली थी. ये अगर चीज देखोगे तो यहाँ पे रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज जो थी ये फिर से रिवाइव हो गई. जैसे कि फर्स्ट फेज में रिवॉल्यूशनरी आए थे और यहाँ पे भी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज जो है ये रिवाइव हो चुकी थी. यहाँ पे जो लोग थे वो थे जोगेश चंद्र चैटर्जी, जयश्री चैटर्जी, सूर्य सेन, भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, शिव वर्मा, भगवती चरण वोरा, जयदेव कपूर एंड जतिन दास. और इनके साथ काफी सारे जो रिवॉल्यूशनरी थे, ये जितने भी मैंने नाम बताए ये सब के सब पार्टिसिपेंट्स थे ऑफ एनसीएम. जो गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या असहयोग आंदोलन चलाया था उन सब में ये गांधी जी के साइड में थे. बट गांधी जी ने जब रोक लिया तो ये लोग
वहाँ से निकल गए और ये लोग अपना कुछ करने का इन्होंने ठान लिया। सो ये लोग इन्फ्लुएंस कहाँ से हुए थे? ये लोगों को इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती थी? इन लोगों का अगर देखोगे तो प्रेरणा कहाँ से लेते थे? सो ये सबसे बड़े इन्फ्लुएंस हुए थे, वो चीज़ थी कि अपसर्ज ऑफ वर्किंग क्लास ट्रेड यूनियनिज्म आफ्टर वर्ल्ड वॉर। सो वॉर के बाद देखोगे तो देश की हालत काफ़ी एक तरह से खराब हो चुकी थी और देखो अगर हम देखेंगे तो ब्रिटेन की हालत भी एक तरह खराब हो चुकी थी, क्योंकि ब्रिटेन का भी काफ़ी सारा लॉस हुआ था वर्ल्ड वॉर में। हालाँकि ब्रिटेन ये वॉर जीत चुका था, बट जो लॉस हुआ था वो ब्रिटेन को अभी भी भारी पड़ रहा था, जिसके चलते महंगाई बढ़ गई थी देश में। और जो हमारे वर्किंग क्लास है उनके बहुत हाल हो रहे थे, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट के इशू से लेके हर चीज़ यहाँ चल रही थी। तो ये लोगों ने आवाज़ उठाने शुरू शुरू कर दी थी और वर्किंग क्लास को इन लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, रिवॉल्यूशनरी जो थे उनका, क्योंकि वर्किंग क्लास के लिए अच्छा चीज़ नहीं मानी गई थी वॉर, क्योंकि वॉर के बाद इनको काफ़ी चीज़ें फेस करना पड़ा। इनके जॉब्स चले गए थे, इनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा था, ये सब चीज़ें, महंगाई बढ़ चुकी थी। सो यहाँ पे थोड़ा-सा इन्होंने एक तरह से अपसर्च शुरू कर दिया और यही अपसर्च के चलते ये लोग उस चीज़ से प्रेरणा ले रहे थे कि ये लोग कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, हम भी इसी तरह का कुछ करेंगे। दूसरी चीज़ थी रशियन रिवॉल्यूशन। रशिया में एक क्रांति आई थी, रशिया में रिवॉल्यूशन आया था 1917 में। 1917 में जो रशियन रिवॉल्यूशन था उसमें मैं आपको ये बता दूँ, रशिया में जो ज़ार थे, ज़ार यानी अगर आप देखोगे तो रूलर थे ज़ार निकोलस करके। तो ज़ार निकोलस II जो थे, इनकी सत्ता को उन्होंने एक तरह से हटा दिया था और जो लेनिन थे, जो व्लादिमीर लेनिन है, जो बोल्शेविक्स थे, उन्होंने यहाँ पे अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। यानी यहाँ पे लोगों का रूल वहाँ पे मिल चुका था, तो किसी राजा को हटा दिया था जो एक तरह से अच्छा निर्णय नहीं ले रहा था, अच्छे डिसीजन नहीं ले रहा था रशिया के लिए। तो रशिया में ये क्रांति बहुत बड़ी एक चीज़ थी और अगर लेनिन ला सकता है तो हम लोग क्यों नहीं ला सकते? तो यही चीज़ से इंस्पायर हो चुके थे रशियन रिवॉल्यूशन से हमारे क्रांतिकारी भी, हमारे यंगस्टर्स, और ये चाह रहे थे कि देश में भी ऐसा कुछ हो, जैसे ज़ार को हटाया गया और वैसे ही हम यहाँ से ब्रिटिश को हटाएँगे। सो ये सब चीज़ें यहाँ थी। उसके अलावा मार्क्सिज़्म, सोशलिज़्म और प्रोलेटरिएट, ये बहुत ज़ोर से एक तरह से ये जो जितनी भी ये विचारधारा है, ये बहुत एक तरह से इन्होंने बहुत बड़ा पॉपुलैरिटी हासिल कर ली थी। यहाँ पे मार्क्सिज्म जो दिखता है या सोशलिज्म जो दिखता है या प्रोलेटरेट का मीनिंग होता है वर्किंग क्लास। तो वर्कर्स के लिए जो चीज़ चलती है वो होता है प्रोलेटरेट। सो वर्कर्स के लिए यहाँ पे जो भी किया जा रहा था, जो मार्क्स ने लिखा हुआ था, तो ये सब चीज़ों के चलते यहाँ पे इन्होंने भी इन चीज़ों का सपोर्ट किया और इन सब चीज़ों से ये इंस्पायर हो चुके थे। तो यहाँ पे एक और इंस्पिरेशन का इनका जो बनता है वो सोर्स, वो था मार्क्सिज्म, सोशलिज्म और प्रोलेटरेट। उसके अलावा जो कुछ जर्नल्स पढ़ते थे, जर्नल्स जो थे जिसमें कुछ आर्टिकल्स या कुछ मेमोइर्स लिखे जाते थे, सेल्फ सैक्रिफाइस की, यानी आत्म बलिदान हम जिसे कहते हैं, देश के लिए जो दिया जाता है। तो इन इन लोगों ने कुछ रिवॉल्यूशनरी जो थे उन्होंने लिखी थी कुछ जर्नल, जैसे कि आत्मशक्ति, सारथी, बिजोली, इस तरह के जर्नल्स में लिखे जाते थे। और अगर आप इस तरह की कोई चीज़ पढ़ते हो तो आपको भी इंस्पिरेशन मिलता है कि इन्होंने किया तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी कुछ करूँगा। और ये लोग नॉवेल्स और बुक्स जो पढ़ते थे वो बंदी जीवन जो सचिन सान्याल ने लिखी थी, यानी अगर आप देखोगे तो जेल में किस तरह का जीवन होता है, ये लिखते हैं सचिन सान्याल। और इसी तरह की चीज़ों की भी इन्हें तलाश थी। पथेर दाबी जो है ये लिखा हुआ था शरत चंद्र चैटर्जी ने। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे नॉवेल्स और बुक्स थी जिससे ये इंस्पिरेशन लेते थे। और अगर हम देखेंगे तो ये जो बुक्स थी इनको बैन कर दिया था गवर्नमेंट में, और जिस चीज़ों को बैन किया जाता है ना, उसको पढ़ने की चाह और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये बैन करने के बाद इसकी पॉपुलैरिटी और बढ़ दी। इन लोगों ने देखा कि इसको बैन क्यों किया गया? ऐसा क्या लिखते हैं ये लोग? सो ये चीज़ें जब इन्होंने पढ़ी तो इनको लगा कि ये लोग जो लिखते हैं ये तो बहुत सही चीज़ है, तो इस चीज़ को हमने फॉलो करना चाहिए। सो ये एक और इनका इंस्पिरेशन का एक और सोर्स बन गया। तो इनके मेजर इन्फ्लुएंस जो थे वो ये सब थे। उसके बाद हम देखते हैं कि अब ये सब लोग रेडी थे कुछ ना कुछ करने के लिए, इनकी चाह थी कुछ करने की, और अगर इनको लीडर्स नहीं मिल रहे थे, सो इन्होंने अपने आप में ही खुद ही में कुछ करने का एक चाह रखी। और यहाँ पे जो रिवॉल्यूशनरी ग्रुप बने, वो पहला जो ग्रुप बनता है वो बनता है पंजाब, यूपी, बिहार में, और दूसरा बनता है बंगाल में। इस वीडियो लेक्चर में हमें 2 ग्रुप स्टडी करने हैं, एक होंगे पंजाब, यूपी, बिहार का और दूसरा होगा बंगाल का। सो सबसे पहले आइए हम चलते हैं पंजाब, यूपी, यूनाइटेड प्रोविंस और बिहार की तरफ। अभी यूपी का जो फुल फॉर्म है वो उत्तर प्रदेश है। उस टाइम पे अगर आप देखोगे तो यूनाइटेड प्रोविंस, राज्य इनको कहा, संयुक्त प्रांत इन्हें कहा जाता था। सो ये कुछ इतिहास है हमारा। अगर हम आते हैं बंगाल में, अगर हम आते हैं पंजाब, यूपी, बिहार में, सो हम इन लोगों से, जिन लोगों से अभी हम फ़ैमिलियर होने वाले हैं, वो दिखते हैं आपको चंद्रशेखर आज़ाद, एक तरह से आपको दिखते हैं अशफ़ाक़-उल्लाह, उनके साथ-साथ राम प्रसाद बिस्मिल, ये सब जो लोग हैं इनसे आप फ़ैमिलियर होने वाले हो। तो सबसे पहले हम आते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की तरफ या हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी की तरफ। इन लोगों ने
अगर जो रिवॉल्यूशनरी थे, जो क्रांतिकारी थे, इन लोगों ने अगर आप देखोगे तो इन लोगों ने भी अपने ग्रुप्स बनाना शुरू किया। ये पूरी तरह से अभी इंडिविजुअल एक्शन पे ना चलते हुए पूरा चीज़ें प्री प्लान करना चाहते थे, तो उसके लिए ये भी चाहते थे कि हमारा भी कोई एसोसिएशन हो, हमारी भी कोई संगठन हो। तो इन्होंने एक स संगठन बनाई थी, उसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन या हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी, और इसकी स्थापना की गई थी 9 अक्टूबर 1924 को कानपुर में। अच्छे से याद रखिएगा, कानपुर में 9 अक्टूबर 1924 की बात है, जब हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन या हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी बनाई गई। सो आइए हम देखते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन या आर्मी के बारे में। जो कॉन्स्टिट्यूशन था, यानी किस तरह से काम चलेंगे, जो नियम थे एचआरए के, हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी के या हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के, वो ड्राफ्ट किए थे बिस्मिल ने। जो बिस्मिल ने किए थे वो 1924 में इलाहाबाद में किए गए थे, राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा। इनके अलावा इनके जो मेंबर्स थे वो थे सचिंद्रनाथ सान्याल, जोगेश चंद्र चटर्जी। जोगेश चंद्र चटर्जी जो थे, ये अनुशीलन समिति के भी मेंबर थे, और उसके साथ-साथ ये अनुशीलन समिति कहाँ थी, मैं आपको फेज़ 1 में बता चुका हूँ। सो आपको ये लिखना है कमेंट सेक्शन में, अनुशीलन समिति कहाँ थी। सो ये सब मेंबर्स हुआ करते थे, वहाँ के भी और यहाँ के भी वो मेंबर्स बन गए। इसके अलावा इनके जो सेंटर्स थे वो देखोगे तो इलाहाबाद में, आगरा में, कानपुर और वाराणसी, लखनऊ, शाहजहाँपुर और सहारनपुर, ये सब जगह पे इनके सेंटर्स हुआ करते थे, इनके एसोसिएशन के एचआरए के, और इनकी बॉम्ब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी थे। ये बॉम्ब को मैन्युफैक्चर करते थे, जैसे कि मैं आपको पहले इसमें मानिकतौला बता चुका हूँ, उसी तरह यहाँ पे एक और इनके बॉम्ब मैन्युफैक्चरिंग कुछ यूनिट्स थे, जो कि कलकत्ता और देवगढ़ में हुआ करते थे। सो ये लोग वहाँ पे बॉम्ब बनाते थे और बॉम्ब सप्लाई होते थे, और बॉम्ब के थ्रू अटैक करना था, असैसिनेशन करना था। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि रिवॉल्यूशनरीज जो होते हैं उनकी टेक्निक क्या थी। सो फेज़ 1 में मैं आपको बता चुका हूँ, असैसिनेशन करना ये इनकी टेक्निक थी। बट जो सेकंड फेज़ है उसमें थोड़ा-सा कुछ बदलाव होते हुए दिख रहा था। सेकंड फेज़ में यहाँ एसोसिएशंस बनाए जा रहे थे, चीज़ें प्री प्लान्ड होने वाली थी, और इन सब चीज़ों के लिए पैसा लगता ही है हमको। सो एम क्या था ये बनाने के पीछे? ये जो हिंदुस्तान एचआरए जो बनाया गया, इसके पीछे का एम था टू ऑर्गेनाइज एन आर्म्ड रिवॉल्यूशन टू ओवरथ्रो द कॉलोनियल गवर्नमेंट। अगर देखा गया, सो काफ़ी सारे देश में जो क्रांति आई थी, वो आर्म्ड रिवॉल्यूशन से आई थी, यानी हथियार जो है उसका उपयोग करके आई थी। तो ये लोग भी चाहते थे कि इसी तरह हथियारों का उपयोग किया जाए और देश में क्रांति लाई जाए। उसके साथ-साथ अगर आप देखोगे तो ये बनाना चाहते थे, यहाँ से कॉलोनियल गवर्नमेंट को हटाना चाहते थे, ब्रिटिश को हटाना चाहते थे, और यहाँ लाना चाहते थे द फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। इस देश को बनाना चाहते थे वो फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। यानी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फेडरल अगर फेडरेशन है, तो जितने भी राज्य है, जितने भी प्रांत है इस देश में, उन सबको एक करके थ्रू एन एग्रीमेंट ये एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया बनाना चाहते थे। बहुत ही अच्छी सोच एक तरह से आपको दिख रही है, और यहाँ पे जो प्रिंसिपल होगा, ये बहुत बेहतरीन चीज़ है कि ये चाहते थे कि एडल्ट फ्रेंचाइजी बाहर रहे। एडल्ट फ्रेंचाइजी यानी अगर आप देखोगे तो प्रौढ़ मतदान पद्धति, जिसको हम कहते हैं कि जो 89 अबव है या जो एडल्ट है, सभी लोग, उनका यहाँ पे एजुकेशन या फिर उनकी प्रॉपर्टी या टैक्स ये सब नहीं देखा जाएगा। सभी लोगों को वोट करने का अधिकार इस देश में मिलेगा। इस तरह का देश ये चाहते थे, जिस तरह से ब्रिटिश नहीं देते थे सबको वोट करने का अधिकार, तो ये चाहते थे एक ऐसा देश बनाए जिसमें वोट करने का अधिकार सबको हो। और ये सेक्युलरिज्म पे काफ़ी बिलीव रखते थे। अपना याद रखिएगा, ये सेक्युलर थे, यानी ये किसी तरह का, एक तरह में देखोगे तो धर्मनिरपेक्ष देश बनाना चाहते थे। ये किसी भी चीज़ में इस देश को हिंदू देश या फिर किसी तरह का, किसी और रिलीजन का देश नहीं बनाना चाहते थे। ये ऐसा देश चाहते थे जिसमें हर एक धर्म को आपको फॉलो करने का अधिकार हो, फ्रीडम हो, जिस तरह का देश आज है, और इस देश का कोई धर्म ना हो। सो ये एक बहुत अच्छी थिंकिंग के साथ आए थे। इनका जो मैनिफेस्टो था पार्टी का, वो मैनिफेस्टो अगर आप देखोगे तो ये मैनिफेस्टो जो लिखा था वो सचिन सान्याल जी ने लिखा था, और इसको रिवॉल्यूशनरी कहा जाता है। सो मैनिफेस्टो को रिवॉल्यूशनरी कहा जाएगा। और मैनिफेस्टो में क्या दिया था? मैनिफेस्टो में कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हुई थी जिसमें जो यूथ होगा कंट्री का, उनको यहाँ पे कहा जाता था कि आप जॉइन कीजिए पार्टी को, और फ्रीडम स्ट्रगल में आप लोग अपना पार्टिसिपेशन दिखाइए। तो आइए हमारे साथ, हम फ्रीडम के लिए लड़ेंगे और हम सब यूथ मिलके काम करेंगे। ऐसी चीज़ें लिखी हुई थी, और इन्होंने ये भी चीज़ यहाँ मैनिफेस्टो में लिखी थी कि जो गांधी जो है वो जो मेथड यूज़ करते हैं, वो मेथड को यहाँ पे यूज़ नहीं किया जाएगा। जो भी नॉन वायलेंस है, ये सब नहीं यहाँ यूज़ किया जाएगा। वायलेंस भी यहाँ चलेगा, बस हमको यहाँ से जो ब्रिटिश सरकार है, जो ब्रिटिश सत्ता है, उसको यहाँ से बाहर करना है। यही हमारा एम है। और इनके गांधी के मेथड को यहाँ पे, गांधी जी के मेथड को यहाँ पे क्रिटिसाइज किया जाता था। सो यहाँ पे अब एसोसिएशन बन चुका है, आर्मी बन चुकी है, तो कुछ ना कुछ काम करना अभी शुरू करेंगे ये लोग। सो जो इन्होंने काम शुरू किए उनके तरफ अभी हम नजर डालते हैं। तो पहला जो इनका काम है, यानी
यानी HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी या हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के एक्टिविटीज़ को देखते हैं। सो पहली जो एक्टिविटी इनकी है वो है काकोरी रॉबरी। काकोरी रॉबरी को काकोरी कांड या फिर काकोरी कॉन्स्पिरेसी भी कहा जाता है, जो कि 9 अगस्त 1925 को की गई। एक रॉबरी की गई, रॉबरी यानी जो गवर्नमेंट कैश था, ऑफिशियल कैश था, उसको लूटने का प्लान बनाया था। जैसे कि हम देखते हैं कि काफ़ी सारी मूवीज़ से आपको ये चीज़ें पढ़ने मिलती है, जैसे कि रंग दे बसंती एक बहुत ही ज़बरदस्त मूवी यहाँ पे दिखाई गई है और उस मूवी में आप देखते हैं कि उसमें काकोरी और ये रिवॉल्यूशनरी जो है फेज़ 2 ये बहुत अच्छे से प्रेज़ेंट किया गया, लिंक करके प्रेज़ेंट सिचुएशन को बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है। लेजेंड ऑफ भगत सिंह जैसी मूवीज़, यहाँ पे बहुत सारी मूवीज़ आप देखने मिलते हैं। तो काकोरी आपको रंग दे बसंती मूवी में आप देखते हैं, जिसमें आमिर खान कहते हैं कि हम काकोरी में उस ट्रेन को लूटेंगे और उस पैसे से आएँगे हमारे हथियार। सो सबसे पहले आपको हथियार खरीदना है, आर्मी जो आपने एसोसिएशन बनाया है उसके लिए, ताकि ब्रिटिश के खिलाफ आप आवाज़ उठा सके। हथियार लाएँगे कहाँ से? तो जो पैसा होगा वो लोगों का नहीं लूटा जाएगा, पैसा लूटा जाएगा ब्रिटिश का। जो ब्रिटिश हम लोगों का पैसा लूट रही है ना, वो पैसे को हम लूटेंगे और इससे हम हथियार खरीदेंगे। ऑब्जेक्टिव यही था, टू गेन फंड्स फॉर HRA फ्रॉम द ब्रिटिश। ब्रिटिश से फंड निकालना है हमको ज़बरदस्ती, फोर्सफुली ब्रिटिश से। दूसरी चीज़ ये है कि रॉबरी जो है उसको प्लान किया गया था बाय राम प्रसाद बिस्मिल एंड अशफाक उल्ला खान। ये सब जो HRA में काम करते थे, अशफाक उल्ला, मैंने आपको अशफाक उल्ला की यहाँ पे तस्वीर दिखाई है, अशफाक उल्ला है और इनके साथ मिलके जो हमारे राम प्रसाद बिस्मिल जी जो थी, उन सब ने मिलके ये प्लान किया और ये प्लान को जो लोग पूरा करने वाले थे, वो लोग थे बिस्मिल, उसके साथ-साथ अशफाक उल्ला खान। ये लोग जो रिवॉल्यूशनरी थे ना, इनका एज बहुत ज़्यादा नहीं होता था। जैसे कि मैंने बताया 18 साल से 22-23 साल तक इनका एज होता था। 23-24 साल, उससे ज़्यादा एज के ये लोग नहीं रहते थे। तो पूरा यूथ था। ये जितने भी लोगों के नाम हैं, ये सब उतने ही एज के थे। जैसे कि बिस्मिल हो गए, अशफाक उल्ला खान हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए। राजेंद्र लहरी ये सब जाने वाले थे उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। सचिंद्र बख्शी, केशव चक्रवर्ती, मुरारी लाल खन्ना या फिर उनको गुप्ता भी कहा जाता है, बनवारी लाल, मुकुंदीलाल गुप्ता और मनमथ नाथ गुप्ता, ये सब लोग जाने वाले थे और उस प्लान को अंजाम देने वाले थे। ये लोग क्या करने वाले थे? तो ये लोग जो एक ट्रेन थी 8 डाउन ट्रेन, जो काकोरी नाम का एक स्टेशन था, एक छोटा-सा गाँव था काकोरी, छोटा-सा स्टेशन था काकोरी, वहाँ पे लखनऊ के पास, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में आता था, उसको लूटने वाले थे। उस एक ट्रेन वहाँ से गुज़रने वाली थी। उस ट्रेन में ऑफ़िशियल कैश जा रहा था ब्रिटिश का और उस ट्रेन को लूटने का यहाँ पे एक प्लान बनाया गया और उस पैसे से यहाँ पे हथियार खरीदने वाले थे। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे ट्रेन आपको दिख रही है, काकोरी नाम का स्टेशन है। तो इसको अंजाम देने वाले थे इस प्लान को। और अगर आप देखोगे तो मैं आपको इंसिडेंट्स बता देता हूँ। 8 अगस्त 1925 को ये डिसीजन लिया गया कि हम गवर्नमेंट की जो ट्रेजरी है उसको लूटेंगे और हम हथियार खरीदेंगे HRA के मीटिंग में। 9 अगस्त 1925 को जो रिवॉल्यूशनरीज़ थे, उन्होंने जो 8 नंबर 8 डाउन ट्रेन जो थी काकोरी के पास, उसको रोका और वहाँ पे सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली थी वो ट्रेन, उसको उसमें 8,000 का कैश था, उसको लूट लिया। अगर आप देखोगे तो गार्ड का एक केबिन जो होता है उसमें ये कैश रखा गया था। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जो था, जब उनको ये पता चला कि इस तरह की कुछ घटनाएँ हुई हैं, यहाँ पे इन लोगों ने, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने एक मैन हंट यानी इन लोगों को पकड़ने के पूरे प्लान बना लिए और यहाँ पे मैन हंट जो है वो लॉन्च किया गया कि ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने कैश लूटा है, उनको अरेस्ट किया जाएगा, उन रिवॉल्यूशनरी को अरेस्ट किया जाएगा। 26 सितंबर 1925 की बात है। राम प्रसाद बिस्मिल को अरेस्ट कर लिया गया कॉलोनियल अथॉरिटीज द्वारा और इनके खिलाफ काकोरी ट्रायल चलाया गया। सेशन कोर्ट जो था वो हैमिल्टन का कोर्ट था, जो 21 मई 1926 को इनके खिलाफ जो जो केस है वो शुरू होने वाली थी। अगर आप देखोगे तो मिड 1926 में अशफाक उल्ला और सचिंद्र बख्शी जो है उनको अरेस्ट कर लिया गया और यहाँ पे ट्रायल का कंक्लूजन मिल गया, यानी ट्रायल का रिजल्ट आ गया, इस केस का रिजल्ट आ गया। इनके खिलाफ जो केस चली थी उसको कहा जाता है काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। तो मैं आपको काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये जो काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस है, ये 21 मई 1926 को शुरू हुई। इसने अपना निर्णय जो दिया था, काकोरी कांड का निर्णय, वो जुलाई 1927 तक दे दिया था। अगर आप देखोगे तो डेथ सेंटेंस दिए गए। इस केस में जो भी लोग इन्वॉल्व थे, अगर आप देखोगे ये काकोरी जो रॉबरी है, इसमें जो लोग इन्वॉल्व थे, यहाँ पे जिनके नाम लिखे हुए हैं, ऐसे लगभग मैं आपको बता दूं कि 40 लोगों को यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया था, 40 लोगों को, और काफ़ी सारे लोगों के खिलाफ यहाँ पे चलाए गए थे मुकदमे, चलाया गया था ट्रायल। और जो जो लोगों को यहाँ पे डेथ सेंटेंस मिला था, आखिरकार ये लोग थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान,
ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र लहरी, इन 4 लोगों को यहाँ पे सज़ाए मौत यानी फांसी की सज़ा दे दी गई। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जब ये लोग ट्रेन में ऑफिशियल कैश लूटने गए थे, तो अगर आप देखोगे तो इन पे अटैक किया था। इन पे कुछ जब ब्रिटिश को ये पता चला तो उन्होंने इन पे गोलियाँ बरसाई, तो इन लोगों ने भी गोलियाँ बरसाना शुरू किया और इनके हाथों कुछ लोग मारे गए थे, कुछ ब्रिटिश मारे गए थे, कुछ इंडियन मारे गए थे जो इनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, जो इनके खिलाफ गोलियाँ चला रहे थे। सो इन लोगों ने भी उनके बदले में गोलियां चले और कुछ लोग मारे गए। सो यही है, लोग यानी नॉर्मल कॉमन मासेस नहीं थे। जो ब्रिटिश के अगर देखोगे तो जो पुलिस वाले हैं, इन सब इसमें मारे गए थे। तो इनके खिलाफ अगर डेथ सेंटेंस जो दिया गया था, तो ये इन 4 लोगों को डेथ सेंटेंस दे दिया गया, फांसी की सजा सुना दी गई। डिपोर्टेशन कुछ लोगों का किया गया, यानी इनको बाहर भेज दिया गया देश से, और इनको जो भेजा गया था पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार का जो आइलैंड है, सेल्युलर जेल में भेजा गया था। वो लोग थे सचिंद्र बख्शी और सचिंद्र नाथ सान्याल, इन सबको यहाँ पे भेज दिया गया सेल्युलर जेल में। 17 लोगों को यहाँ जेल यानी इम्प्रिजनमेंट की सजा सुना दी गई थी, जेल में भेज दिया गया। 4 से 14 साल की इनको सजा सुना दी गई, और जो चंद्रशेखर आजाद थे वो हाथ में नहीं आए। जैसे कि आप देखोगे तो चंद्रशेखर आजाद कभी किसी के हाथ में नहीं आते थे। चंद्रशेखर आजाद वेश बदल के, रूप बदल के भाग जाते थे। सो चंद्रशेखर आजाद जो है वो यहाँ से भागने में सफल रहे, और वो 1931 तक चंद्रशेखर आजाद ने ही हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को चलाया। अब इसके नाम में कुछ बदलाव किए गए। अब जो पुराना एचआरए था वो यहाँ पे खत्म हो गया, क्योंकि इनके पूरे लोग पकड़े गए। सो पकड़े जाने के बाद चंद्रशेखर आजाद तो पकड़े नहीं गए थे, तो चंद्रशेखर आजाद ने एचएसआरए चलाया, जिसको हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कहा जाता है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन को चलाने का काम जो शुरू किया था वो यंगर रिवॉल्यूशनरीज ने शुरू किया था, जो सोशलिस्ट आइडियाज लगते थे। तो सोशलिज्म जो है उससे इंस्पायर्ड थे, यही वो जो यंगस्टर्स थे वही इसको चलाने का फिर से प्रयास इन्होंने शुरू किया। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का जो एक मीटिंग हुई थी, वो हिस्टोरिक मीटिंग हुई थी फिरोज शाह कोटला में, दिल्ली में, और ये अगर आप देखोगे तो सितंबर 1928 में हुई थी, अंडर लीडरशिप ऑफ चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद इसके लीडर होते हैं, और अगर देखोगे तो इनका नाम जो है वो चेंज कर लिया गया, और ज्यादातर इसका जो ये जो इच्छा रखी थी नाम चेंज करने की, वो भगत सिंह ने रखी थी, और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रख दिया गया, ताकि ये पता चले कि हमारे जो सोच विचार है वो सोशलिज्म के हैं। रशिया में जो लेनिन थे वो सोशलिज्म के थ्रू रशिया में एक रिवॉल्यूशन लाते हैं, क्रांति लाते हैं, उसी तरह की क्रांति हम इच्छा रखते हैं कि देश में आए। और इसके पार्टिसिपेंट थे जो एचएसआरए के, वो भगत सिंह, सुखदेव, भगवती चरण वोहरा पंजाब से, विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा और जयदेव कपूर यूनाइटेड प्रोविंस से, संयुक्त प्रांत से। सो ये जो लोग थे, ये लोग इसके पार्टिसिपेंट थे, ये सब लोग जुड़े हुए थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से। अब देखते हैं ये जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन था उन्होंने क्या एक्टिविटीज की। तो एचएसआरए की एक्टिविटीज देखते हैं। जो इन्होंने पहली एक्टिविटी की, जो इन्होंने पहले काम को अंजाम दिया, वो था सॉन्डर्स मर्डर। सॉन्डर्स मर्डर जो है वो प्लान किया गया था 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में। इसको अंजाम दिया गया था सॉन्डर्स के मर्डर को 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में। सो यहाँ पे अगर देखोगे तो एचएसआरए जो है, रिवॉल्यूशनरी जो थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के, वो धीरे धीरे ये चाह रहे थे कि अब हमने कुछ ग्रुप्स, तो हमने कुछ आर्मी बना ली है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन या आर्मी बना ली है। सो एसोसिएशन है तो हम भी क्यों ना ये बाकी जो लीडर्स है वैसे काम करें, हम क्यों ऐसे इंडिविजुअल एक्शंस करते रहे जिससे कोई फायदा नहीं दिख रहा है। सो हम क्यों किसी को मारते रहे, हम भी कुछ मास मूवमेंट चलाएंगे। तो ये चाह रहे थे कि हम भी ऐसा कुछ काम करें, बट ये चीज नहीं हो पाई, क्योंकि एक साइमन कमीशन इंडिया में आया था। साइमन कमीशन का विरोध जब कर रहे थे अक्टूबर 1928 को, 30 अक्टूबर 1928 को शेरे पंजाब माने जाते हैं लाला लाजपत राय। जब साइमन कमीशन आया, जो आगे आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ने वाले, अगले लेक्चर में हम पढ़ने वाले, साइमन कमीशन के बारे में अभी आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा, आने वाले लेक्चर में डिटेल में बताने वाला हूं। साइमन कमीशन आया था जिसमें एक तरह से देखोगे तो जितने भी मेंबर्स थे वो पूरे के पूरे यूरोपियंस थे, इंडियन कोई नहीं थे, पूरे ब्रिटिश थे। इस चीज का हम विरोध कर रहे थे, और ऐसा ही विरोध के चलते लाला लाजपत राय जो थे उनको यहाँ पे लाठी मारी गई। लाठी मारने वाले के जो लाठीचार्ज के ऑर्डर्स दिए गए थे, उसके पीछे थे एसपी स्कॉट। स्कॉट नाम के एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे, जिन्होंने ये लाठीचार्ज के ऑर्डर्स दिए थे, और लाला लाजपत राय की 17 नवंबर 1928 को डेथ हो गई। 30 अक्टूबर 1928 को उन पे लाठियां बरसाई गई, और 17 नवंबर 1928 को इस इंजरी के कारण हॉस्पिटल में उनकी
डेथ हो गई। अब डेथ हो गई तो इस चीज़ का बदला लेने का सोच लिया था इन HSRA वालों ने, क्योंकि ये लाला लाजपत राय जो थे इनके लिए बहुत बड़ा एक इंस्पिरेशन थे और इनके बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे ये लोग उनको, और ये चीज़ को वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और इन्होंने यहाँ पे बदला लेने का सोच लिया, और जो बदला यहाँ पे लेने वाले थे वो इंडिविजुअल असैसिनेशन पे ये आ गए। फिर से ये आ गए कि हम जो स्कॉट है उसको मार गिराएंगे जिसने लाला लाजपत राय को मारा है। सो ये अगर चीज देखोगे तो ये इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन से दूर निकलने वाले थे। ये नहीं चाह रहे थे कि असैसिनेशन और ये सब चीजें चले। हम भी मास मूवमेंट चलाएंगे, हम भी लोगों को इकट्ठा करेंगे, हम भी इस देश में एक फ्रीडम स्ट्रगल करेंगे। ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि ये एक घटना यहाँ पे हो गई थी, दुखद घटना थी। तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, इन सब ने एक प्लान असैसिनेशन किया था स्कॉट को मारने का। ऑन 17 दिसंबर 1928 इन्होंने स्कॉट को मारने गए, बट गलती से ये लोग पहचान नहीं पाए कि वो स्कॉट ही है। सो जिनको इशारा करने कहा था उन्होंने गलत इशारा कर दिया। उस दिन स्कॉट वहां आए नहीं, और जो आए थे वो आए थे सॉन्डर्स। उसी टाइम पे जब स्कॉट बाहर निकलते थे उस टाइम पे सॉन्डर्स बाहर निकले और गलती से सॉन्डर्स को मारा गया। जो सॉन्डर्स जो थे वो डीसीपी थे, डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे। मिस्टेकनली ये मारे गए सॉन्डर्स। तो सॉन्डर्स यहाँ पे मारे जब जाते हैं सो इसको नाम दिया जाता है सॉन्डर्स मर्डर। स्कॉट को मारने भूल से, ये गलती से मारे गए थे सॉन्डर्स। 17 दिसंबर को ये एक मर्डर किया गया था बदला लेने के लिए। और अगर आप देखोगे तो उसके बाद जो अगला इन्होंने इवेंट हुआ, अगला जो इन्होंने एक्टिविटी की थी वो थी बॉम्ब इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली 8 अप्रैल 1929। 8 अप्रैल 1929 को ये लोग बॉम्ब डालने वाले थे सेंट्रल असेंबली में। बॉम्ब जो डाले जाने वाले थे उसमें सबसे बड़ा एम क्या था, सो ऑब्जेक्टिव भी आपको बताता हूं। बॉम्ब डालने के लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्ता, इन दोनों को सिलेक्ट किया गया। और ये जो प्लान था कि हम सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब डालेंगे और ये जो बॉम्ब होगा इससे किसी को मारा नहीं जाएगा, इससे हम कुछ ना कुछ मैसेज देना चाहते हैं ब्रिटिश को, लोगों को। और लोगों तक मैसेज कैसे पहुंचाए, हम लोगों को तो ब्रिटिश यहाँ पे रहने नहीं दे रहे। आपको ये भी बता दूं कि जब यहाँ पे मारा गया था ना सॉन्डर्स को, तो यहाँ पे कुछ लोगों ने देख लिया था कि भगत सिंह जो है एक सरदार है कोई, तो भी ये देख लिया गया। और ये चीज में ब्रिटिश सरदार की तलाश में थे जो भगत सिंह थे। तो ब्रिटिश भगत सिंह ने यहाँ पे अपने बाल काट दिए, अपने पूरे दाढ़ी काट दी, और वो अलग एक लुक में आ गए थे ताकि ब्रिटिश उनको पहचान नहीं पाए। और इसी लुक में अगर आप देखोगे तो जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आपको दिख रहे हैं भगत सिंह ये इस लुक में आ चुके थे। पहले भगत सिंह इस तरह से नहीं थे, वो एक सरदार थे। तो इन्होंने यहाँ पे ये लुक ले लिया और ये लुक के साथ वो जाने वाले थे हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के थ्रू बॉम्ब डालने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। क्योंकि देखिए कुछ बिल लाए थे, जो बिल लाए थे वो पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल थे। जो पब्लिक सेफ्टी बिल था वो ये जो क्रांतिकारी थे इनके एक्टिविटीज को खत्म करने के लिए था। लोग यहाँ पे कहा जा रहा था पब्लिक सेफ्टी बिल के लिए, लोगों से ये कह रहे थे ब्रिटिश कि ये जो लोग गोलियां चलाते हैं कल जाके आप पे भी गोली चला देंगे। सो क्या भरोसा ये लोग आपको मार दे। सो आपकी सेफ्टी हम सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी है। सो आपके सेफ्टी के लिए हम ऐसा बिल ला रहे हैं जो ऐसे लोगों को अरेस्ट कर लेंगे हम। और दूसरा है जो ट्रेडिंग के डिस्प्यूट चल रहे थे, हमारे जो ट्रेड यूनियंस थे या ट्रेड के जो डिस्प्यूट चल रहे थे, हमारे जो व्यापारी थे, उन चीजों पे एक बिल लाया गया था जिससे ब्रिटेन के व्यापारियों का फायदा होने वाला था और हमारे व्यापारियों का एक तरह से लॉस था। सो ये चीजों का विरोध करना था। और अगर ये पब्लिक सेफ्टी बिल पास हो गया तो लोगों के मन में ब्रिटिश ने गलत चीजें डाल के रखी है, रिवॉल्यूशनरीज को लेके ये उनको पता था। सो लोगों के मन में डर था। और नॉर्मली डर होगा ऑब्वियसली, अगर आपके एरिया में दिन दहाड़े किसी को मारा जा रहा है तो आपको डर होगा। तो रिवॉल्यूशनरी की ये जो एक्टिविटी थी इसका गलत एक मैसेज दिया था, लोगों तक पहुंचाया था ब्रिटिश ने कि ये लोग किसी को भी मारते, जबकि ये लोग ऐसे नहीं थे। ये लोग सिर्फ ब्रिटिश को मारना चाहते थे, ब्रिटिश के मन में एक तरह से खौफ पैदा करना चाहते थे और ब्रिटिश को डरा के ये ब्रिटिश को बाहर निकालना चाहते थे। तो ऐसी चीजें यहाँ पे जो हो रही थी इसका गलत फायदा उठाया ब्रिटिश ने और ब्रिटिश ने ऐसा बिल लाया। इसका बहुत विरोध किया गया। इसका विरोध जो किया गया इसको सुना नहीं और ये बोले कि ये जो ब्रिटिश हुकूमत है ये बहरी हो चुकी है, ये तरह से डेफ हो चुकी है। सो हम अभी इनके कान के बाजू में धमाका करेंगे और इनको जो लोग बहरे हो चुके हैं उनको आवाज सुनाएंगे जोर से कि हम विरोध करते हैं आपके इस पब्लिक सेफ्टी बिल का और ट्रेड डिस्प्यूट बिल का। और ये किया गया 8 अप्रैल 1929 को। ये प्लान ऐसा था कि जो असेंबली होगी, असेंबली में जो सबसे खाली जो जगह होगी, ये अगर पूरी असेंबली में अगर ये कोना खाली है तो इस कोने में जो खाली कोना है यहाँ पे बॉम्ब डाला जाएगा। और अगर यहाँ लोग बैठे तो हम यहाँ इस तरह से बॉम्ब डालेंगे कि किसी के भी जान नहीं जाएगी या किसी को भी कोई इंजुरी नहीं होगी। तो ऐसी जगह ढूंढ के बॉम्ब डालना था। तो ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव ये था कि अरेस्ट होना है।
अरेस्ट होके आपको कोर्ट में जाना है और कोर्ट का इस्तेमाल करना है। देखिए कोर्ट में जो चीज़ें बोली जाती है, वो पूरी चीज़ें अगले दिन न्यूज़पेपर में प्रिंट होती है और पब्लिश की जाती है। तो यहाँ यही था कि ट्रायल कोर्ट में जाएँगे। अगर हम खुले से लोगों को नहीं बता पा रहे कि हमारा एम क्या है, हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग आप लोगों को डराना नहीं चाहते, हम कॉमन मासेस को डराना नहीं चाहते, हम ब्रिटिश हुकूमत को खत्म करना चाहते हैं। ये जो हमारी चीज़ें, हमारे जो तरीके हैं, ये हम लोगों तक पहुँचाएँगे और वो अरेस्ट होने के बाद जब कोर्ट में हमारे ऊपर मुकदमा चलेगा, तब हम अंदर से आवाज़ उठाएँगे कोर्ट से और वो चीज़ें लोगों तक पहुँचाई जाएगी। सो ये सब काम ये करने वाले थे और यहाँ अगर आप देखोगे तो इन सबको यहाँ पे अरेस्ट अरेस्ट वो कराने वाले थे खुद का, तो इन्होंने बॉम्ब डाल दिया 8 अप्रैल 1929 को और ये लोग अरेस्ट हो गए। अरेस्ट होने के बाद मैं आपको ये भी बता दूँ कि इन लोगों ने जो पैम्पलेट्स यहाँ पे आपको यहाँ पे फेंके थे, सो इन्होंने यहाँ पे इनकलाब ज़िंदाबाद के नारे लगाए थे जब इन लोगों ने यहाँ बॉम्ब डाला था। और आपको ये भी बता दूँ कि यहाँ पे उन्होंने कुछ पैम्पलेट्स है, ये पैम्पलेट्स वहाँ पे फेंके थे असेंबली में और वो पैम्पलेट्स पे लिखा हुआ था कि किस तरह से हम लोग चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, हमारा क्या एक तरह से हमारा क्या एम है, ये सब यहाँ चाहेंगे। और पैम्पलेट का जो हेडिंग था वो था टू मेक डेफ हियर और इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया गया और यहाँ पे डाउन विद द इंपीरियलिज्म, इनकलाब जिंदाबाद, है ना। तो ये जो नारे लगाए गए थे, ये नारे इसी वक्त लगाए गए और आगे जो इन्होंने चलाया था वो था एक्शन अगेंस्ट रिवॉल्यूशनरीज। अब अगर देखोगे सो ये लोग अरेस्ट हो चुके थे। अब अरेस्ट होने के बाद धीरे धीरे इनके खिलाफ एक्शन लेना शुरू किया ब्रिटिश सरकार ने और एक एक करके सबको पकड़ना ब्रिटिश सरकार यहाँ पे शुरू कर देती है। इनका जो ऑब्जेक्टिव था वो इन्होंने पूरा कर दिया। ये अरेस्ट हो गए, इनके ऊपर जब केस चल रही थी, केस चलते वक्त इन लोगों ने ट्रायल कोर्ट जो इसका इस्तेमाल किया, अंदर जाके लोगों को अपना मैसेज दिया और इनकी पॉपुलैरिटी अच्छी खासी बढ़ चुकी थी। सो इनके अगेंस्ट रिवॉल्यूशनरीज के अगेंस्ट ब्रिटिश को एक्शन लेना था क्योंकि ये पॉपुलर होते जा रहे थे, ब्रिटिश डर चुके थे। सो एक्शन जो इनके अगेंस्ट ली गई थी रिवॉल्यूशनरीज के अगेंस्ट, वो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। यहाँ पे इन तीनों को जब पकड़ा गया तो ये समझता है कि भगत सिंह जो है वो, सुखदेव और राजगुरु, ये तीनों के तीनों सॉन्डर्स मर्डर केस में जिसको लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस कहा जाता है, इनमें ये शामिल है। इन तीनों पे लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस चलाई गई और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जो है, इनके ऊपर जो कॉन्स्पिरेसी केस चलाई थी, इसके तहत इनको फांसी की सज़ा सुना दी गई। फांसी की सज़ा जब सुना दी गई तो यहाँ पे मैं आपको आगे बताऊँगा। यहाँ पे देखिए लोगों के बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक तरह से डिबेट चलते हैं गांधी-आयरविन पैक्ट को लेके। तो इसका बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आने वाले लेक्चर्स में हम गांधी-आयरविन पैक्ट को स्टडी करने वाले। हम ये भी देख सकते हैं कि क्या ये फांसी रुक सकती थी। सो ये सब हम आगे स्टडी करेंगे, बट उसके लिए आपको थोड़ा-सा आगे के लेक्चर्स के लिए रुकना होगा। सो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस इनके ऊपर चलाई गई थी, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के ऊपर। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के तहत इनको फांसी की सज़ा सुना दी गई। अब इनको जब जेल में रखा गया था तो ये रिवॉल्यूशनरीज जो थे, इनकी जो कंडीशन थी, इनका जो खाना था वो बहुत बुरा था। इनको फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही थी और इनको पता था, ये लोग पढ़े लिखे थे। तो यहाँ भगत सिंह को क्यों सिलेक्ट किया गया था ये बता देता हूँ, यहाँ बॉम्ब डालने के लिए। जबकि भगत सिंह ऑलरेडी ये पता था कि भगत सिंह अगर सॉन्डर्स के मर्डर में अगर यहाँ पे अरेस्ट हो जाते तो भगत सिंह को ये सज़ा सुना सकते हैं क्योंकि सॉन्डर्स का जो मर्डर केस है वो फिर से खुलेगी। बट भगत सिंह को इसीलिए यहाँ सिलेक्ट किया गया था क्योंकि भगत सिंह ये बहुत ज़्यादा अच्छे से जो कमांड रखते हैं हर सब्जेक्ट पे अपनी, बहुत ज़्यादा एक इंटेलिजेंट और लैंग्वेज जो है इंग्लिश, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने वाले और बहुत ज़्यादा पढ़ाई किए हुए एक इंसान थे भगत सिंह। सो यही सबसे अच्छे आंसर दे सकते थे भगत सिंह, तो इसीलिए इनको ही यहाँ पे भेजा गया था ताकि कोर्ट में एक ऐसा इंसान होना जो अच्छे से बोल सके। और भगत सिंह से अच्छा यहाँ पे बहुत कम लोग थे, तो कोई था नहीं। भगत सिंह बहुत अच्छा उनका कमांड था, स्टडी थी, इंग्लिश बहुत अच्छे से जानते थे, इसीलिए भगत सिंह गए थे। जेल में जो हॉरिबल कंडीशंस थी, इनसे ये लोग इनको पता था कि कैदी जो है, जो प्रिजनर्स है, उनके भी कुछ राइट होते हैं, उनके भी कुछ अधिकार होते हैं और इन्होंने उनको भी वो अधिकार मिले, उनको भी वो फैसिलिटीज़ मिले, उसके खिलाफ इन्होंने फास्टिंग शुरू कर दी। इनको जो खाना मिलता था वो बहुत बुरा होता था और इनको किताबें नहीं मिलती थी। ये सब चीज़ों के खिलाफ फास्टिंग उन्होंने की और अगर आप देखोगे सो अच्छी ट्रीटमेंट मिले कैदियों को। इसके लिए यहाँ पे जो इनको पता था भगत सिंह को, वो पढ़ के थे कि किस तरह से यूरोप में कैदियों को ट्रीट किया जाता है और इंडियंस को कैसे ट्रीट किया जाता है। अब इस चीज़ के चलते ये पूरा टोटल 116 दिन का फास्ट था। 116 दिन लगे, इन्होंने 116 दिन कुछ नहीं खाया। कैन यू इमेजिन दिस थिंग? और इसी चीज़ के चलते जतिन दास जो थे वो इस चीज़ में उनका वो शहीद हो गए। 64th डे जो है उनका फास्ट का, उसमें वो कुछ ना खाने के कारण वो शहीद हो गए। वो नहीं बच पाए और इनको ये कहा गया था कि आप कुछ खाइए
बट जतिन दास ने नहीं खाया और उन्होंने ये ऑप्शन चूज़ किया कि मैं अपने प्राण के बलिदान दे दूँगा बट मैं कुछ खाऊँगा नहीं और इन्होंने कुछ नहीं खाया और ये फास्ट नहीं टूटा। फाइनली जो फास्ट है उसको 5 अक्टूबर 1929 को ख़त्म कर दिया गया। इनको कुछ फैसिलिटीज़ यहाँ प्रोवाइड कर दी गई ब्रिटिश द्वारा और इस फास्ट को ख़त्म कर दिया गया। ऐसा माना जाता है कि भगत सिंह के जो पिताजी थे, उनके रिक्वेस्ट पे ये सब ख़त्म किया गया था फास्ट। सो ये सब चीज़ें यहाँ पे चली, बट ये बहुत बड़ा एक इंसिडेंस है और धीरे-धीरे अगर आप देखोगे, तो आज़ाद जो थे, आज़ाद कहाँ थे? सो आज़ाद कभी ब्रिटिश के हाथ में आए नहीं। आज़ाद फिर से भाग गए थे और जो चंद्रशेखर आज़ाद थे, वो यहाँ अगर आप देखोगे तो वाइसरॉय आयरविन की जो ट्रेन थी दिल्ली में, उसको उन्होंने आग लगा दी थी, दिसंबर 1929 में। सीधा आयरविन के ट्रेन को। तो देख रहे हैं आज़ाद कितने खतरनाक यहाँ पे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो ब्रिटिश को डरा रहे हैं एक तरह से कंटिन्यूअसली और 1930 तक जो है वो काफ़ी सारे 1930 में अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारी ऐसी वायलेंट एक्टिविटी चली पंजाब और यूपी में, यूनाइटेड प्रोविंस में 26 इंसिडेंट्स हुए थे टोटल 1930 में सिर्फ पंजाब में। सो इन लोगों के काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ थी, बहुत खतरनाक एक्टिविटीज़ थी और ब्रिटिश एक तरह से डर रहे थे। आज़ाद जो थे उन्हें एक तरह से अगर आप देखोगे तो कुछ खबरी होते हैं ब्रिटिश के, उन खबरी द्वारा जब इनको कुछ ये मिला, खबर मिली कि आज़ाद जो है वो अल्फ्रेड पार्क करके एक जगह है, वहाँ पे छुपे हुए वहाँ पे आए हुए हैं इलाहाबाद में। सो यहाँ पे ब्रिटिश पहुँच जाते हैं और फ़रवरी 1931 को जो आज़ाद थे, उनको यहाँ पे मार दिया जाता है। वो मार नहीं दिया जाता है, सॉरी, जो आज़ाद थे वो कभी किसी के हाथ में नहीं आए। आज़ाद ये देखते हैं कि आज़ाद यहाँ पे गोलियाँ चलाते हैं। गोलियाँ चलाते-चलाते उनको ये पता चलता है कि उनकी गोलियाँ खत्म हो चुकी है और अब उनके पास एक ही गोली बची है, तो वो यहाँ पे खुद को ही खुद गोली मार देते हैं और खुद के प्राण की खुद आहुति दे देते हैं, खुद बलिदान दे देते हैं, सेल्फ सैक्रिफाइस करते हैं देश के लिए, बट ब्रिटिश के हाथ में नहीं आए आखिरी तक। सो ये एक और चीज़ है, बहुत ही ज़बरदस्त रिवॉल्यूशनरीज़ हमको दिखे यहाँ पे जो कि पंजाब में जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान रहा जिनका, जो एचआरए, एचएसआरए यहाँ से जिनको हमने यहाँ पे कुछ केसेस पढ़ी और मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये जो केस थी, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और जो राजगुरु थे, इनको यहाँ पे फांसी की सज़ा जो है वो सुना दी गई थी और इनको फांसी दे दी गई 23 मार्च 1931 को और इसी दिन को हम शहीद दिवस करके यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं इस देश में। इन तीनों को यहाँ फांसी दे दी गई। हालाँकि इनकी ये जो डेट है, ये बहुत पहले इनको फांसी दे दी गई। ये डेट बहुत पहले की थी क्योंकि इनके फांसी को एक तरह से विरोध चल रहा था देश में, तो ब्रिटिश ने ये चाहा कि चुपचाप में इनको जल्दी ही फांसी दे देते हैं क्योंकि जो डेट डिक्लेयर की गई है, इस डेट पे सबकी नज़र है ब्रिटिश पे। सो ये चीज़ नहीं हो और इनको पहले ही फांसी दे दी गई। इस तरह से जो एक्टिविटीज़ है, ये पूरी तरह से ख़त्म हो गई पंजाब, यूपी, बिहार के रिवॉल्यूशनरीज़ की, जो कि आप देखोगे तो जिनका बहुत बड़ा एक योगदान रहा रिवॉल्यूशनरीज़ का फर्स्ट फेज़ के। अब जो हम सेकंड फेज़ में सेकंड फेज़ में सॉरी, तो सेकंड फेज़ में हमने यहाँ पे अभी जो फर्स्ट कंप्लीट किया है वो है पंजाब, यूपी, बिहार। आइए अब हम बंगाल की तरफ चलते हैं। सो अब हम जाएँगे बंगाल की तरफ। बंगाल की अगर बात करें तो बंगाल में सीआर दास जो थे, इनके बहुत बड़े-बड़े फॉलोअर्स थे सभी बंगाल में। चित्तरंजन दास जिन्होंने स्वराजिस्ट बने। चित्तरंजन दास के डेथ के बाद रिवॉल्यूशनरीज़ बहुत एक्टिव हो चुके थे। अगर आप देखोगे सो असैसिनेशन का अटेम्प्ट किया गया था, यानी जो कलकत्ता पुलिस कमिश्नर थे जिनका नाम था चार्ल्स टेगार्ड। चार्ल्स टेगार्ड जो है वो कलकत्ता के एक पुलिस ऑफिसर थे। उनको यहाँ पे मारने के प्रयास किए गए बाय गोपीनाथ साहा जी ने, और ये जब मारने गए उन्हें तो गलती से एक डे नाम का एक व्यक्ति था, वो मारा गया। सो यहाँ पे जो साहा थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था और उनको यहाँ पे फांसी की सज़ा सुना दी गई। जो गवर्नमेंट थी उन्होंने नए-नए ऑर्डिनेंस लाए थे ताकि ये रिवॉल्यूशनरीज़ को यहाँ रोक सके, नए-नए कायदे लाए थे, नए-नए अध्यादेश जारी किए थे। और अगर देखोगे तो सुभाष चंद्र बोस के साथ बहुत सारे जो लीडर्स थे कलकत्ता के, उन सबको अरेस्ट कर लिया गया था। सुभाष चंद्र बोस वाज़ नॉट अ रिवॉल्यूशनरी बट ही वाज़ अ लीडर फ्रॉम कलकत्ता, लीडर फ्रॉम बंगाल। जो एक तरह से देखेंगे तो सुभाष चंद्र बोस भी सपोर्ट करते थे क्रांतिकारियों को। इवन जवाहरलाल नेहरू वाज़ अ सपोर्टर ऑफ रिवॉल्यूशनरीज़। सो ये लोग उनके तरफ से बोलते थे, अगर आप देखोगे तो उनको डिफेंड करते थे। सुभाष चंद्र बोस को अरेस्ट कर लिया गया और गोपीनाथ साहा जो थे उनको हैंग कर दिया गया, उनको फांसी दे दी गई। उसके बाद जो यहाँ पे जो भी इंसिडेंट्स एक घटना हुई वो देखते हैं। सो चित्तगांग आर्मी रेड, तो चित्तगांव जो या फिर चित्तगांग जो है वो आर्मी रेड यहाँ कराई गई थी। ये जो चित्तगांग है ये अभी बांग्लादेश में, उस टाइम पे बंगाल में हुआ करता था। ये हुआ चित्तगांग में। आर्मरी यानी अगर आप देखो
उसको हम शस्त्रशाला कहते हैं जहाँ पे वेपन्स रखे जाते हैं ब्रिटिश के। तो देखिए आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो कैश आप लूटिए और कैश के थ्रू वेपन्स खरीदिए या फिर डायरेक्ट जो आपका आर्मरी है ब्रिटिश का उसके ऊपर आप कब्जा कर लीजिए, उसको कैप्चर कर लीजिए, उसके ऊपर रेड कीजिए और वहाँ से हथियार लाइए और वो हथियार का इस्तेमाल कीजिए। तो यहाँ बंगाल में ये चूज़ किया गया ऑप्शन कि हम डायरेक्ट आर्मरी जो है, जो शस्त्रशाला है, उस पे हम रेड करेंगे और वहाँ से हथियार लूट के लाएँगे और 18 अप्रैल 1930 को ये चीज़ को अंजाम दिया जाने वाला था। सो जो अंजाम देने वाले थे उनका नाम बहुत ही फेमस है जिनका जो है यहाँ पे दिख रहा है आपको सूर्य सेन और ये आपको एक पिक्चर दिख रही है जो अ, आर्मरी रेड जो की गई थी उस वक्त की। अगर आप देखेंगे एक बहुत ही अच्छी एक मूवी भी है सूर्य सेन पे बनी हुई, वो मूवी भी आप देख सकते हैं, उसमें पूरा अच्छे से दिखाया गया है। मनोज वाजपेयी जी ने ये रोल किया हुआ है सूर्य सेन का और बहुत ही जबरदस्त एक मूवी है चित्तगांव आर्मरी रेड पे, इससे आपको आइडिया मिल जाएगी। सूर्य सेन कौन थे? आइए सूर्य सेन के बारे में जान लेते हैं। सूर्य सेन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में एक भागीदार थे, वो पार्टिसिपेट भी किया था उन्होंने। सो अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारे रिवॉल्यूशनरी, काफ़ी सारे क्रांतिकारी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेंट ही थे। सो उसी तरह सूर्य सेन थे। सूर्य सेन जो थे वो धीरे-धीरे टीचर बने, नेशनल स्कूल ऑफ चित्तगांव में टीचर भी थे। उसके साथ-साथ मैं आपको ये बता दूँ कि सेक्रेटरी थे चित्तगांव डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमिटी के। सो एक चित्तगांव में डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमिटी थी, उसके ये सेक्रेटरी भी रहे हैं, तो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे। सूर्य सेन ने आर्म्ड रिबेलियन करने का सोचा था, अनंत सिंह, गणेश घोष और लोकनाथ बाउल के साथ मिलके। अगर आप देखोगे तो जब एनसीएम वापस लिया तो ये लोग भी यहाँ से कांग्रेस से अलग होने लगे और सीआर दास, स्पेशली जब सीआर दास की डेथ हो गई तो ये लोगों ने खुद के एक्टिविटीज करना शुरू कर दिया और इन्होंने यहाँ पे आर्म रेबेलियन शुरू कर दिया। आर्म्ड रेबेलियन के लिए इनको चाहिए थे आर्म्स, इनको चाहिए थे हथियार और हथियार या शस्त्र जो है वो इनको मिलने वाले थे आर्मरीज से। 2 आर्मरीज थे जिनके ऊपर इन्होंने रेड करने का सोचा और इन्होंने सबसे पहले अगर आप देखोगे तो टेलीफोन और टेलीग्राफ के जो लाइन्स थे उसको सबसे पहले तोड़ दिया। ताकि ये क्या करने वाले थे, जो आर्म्स जहाँ रखे हैं, आर्मरीज जो है, शस्त्रशाला जो है, उसमें ये लोग एंटर करने वाले थे। सबसे पहले प्लान ये थे कि पूरे टेलीफोन के वायर्स जो है, कनेक्शंस जो है वो पूरे तोड़ दिए जाएँगे। फिर हम अचानक से अंदर घुसेंगे, अंदर जितने भी लोग हैं उनको निकाल दिया जाएगा बाहर और ये लोग ब्रिटिश से कांटेक्ट नहीं कर पाएँगे और फोर्सेस नहीं बुला पाएँगे और ज़्यादा। हम वहाँ जाके बैठ जाएँगे और हम लोग वहाँ पे जो इतने वेपन्स हैं उसको ले लेंगे। ये इनके प्लान थे। सो ये रेलवे लिंक भी खत्म कर दी थी ताकि चित्तगांव में कोई ना आ सके और बाहर से फोर्स ना आ सके और यहाँ की जो फोर्स है उसको ये लोग कैप्चर कर ले। उन्होंने ये किया, जो रेड है उसको अप्रैल 1930 को कंडक्ट किया गया था और ये किया गया था जैसे मैंने बताया डेट जो है ये 18 अप्रैल 1930। 65 लोग गए थे ये करने, तो बैनर जो था वो इंडियन रिपब्लिक आर्मी आईआरए और चित्तगांव ब्रांच के। तो ये लोग पहुंचे और ये अपनी आर्मी लेके अंदर पहुंचते हैं उस शाला के अंदर और वहाँ जितने भी लोग काम कर रहे थे, वर्कर्स थे, उन सबको वहाँ बाहर कर दिया गया और आर्मरी को इन्होंने कैप्चर कर लिया और वहाँ पे इन लोगों ने अपना ये जो रेड थी ये क्वाइट सक्सेसफुल थी। सेन ने यहाँ पे अपना नेशनल फ्लैग भी लगाया। ब्रिटिश के फ्लैग लगे हुए थे आर्मरी पे क्योंकि ब्रिटिश की एक तरह से देखोगे तो वो ब्रिटिश का जो आर्म्स है वो ब्रिटिश के थे, आर्मरीज ब्रिटिश ने अपनी बना के रखी थी। उन्होंने कहा ब्रिटिश की कैसी, जब इंडिया में आर्मरी है तो हमारी है। उन लोगों ने उसको कैप्चर किया और वहां नेशनल फ्लैग लगा दिया और सैल्यूट भी किया उसको। बहुत ही एक बेहतरीन ये चीज की गई और वो लोग वहां से निकल गए, अलग अलग जो नेबरिंग विलेजेस है उसमें जाके पहुंच गए इस आर्म्स को लेके। उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ एक तरह से देखोगे तो वॉर करने की, बैटल ही लड़ने की सोच ली थी आर्मी बना के, बट ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। आखिरकार सूर्य सेन को अरेस्ट कर लिया गया इन फरवरी 1933 को और उनको हैंग कर दिया गया, उनको फांसी दे दी गई 1934 को। इस तरह से बंगाल में भी बहुत जोर से ये आर्मरी रेड चली जो कि सक्सेसफुल नहीं हो पाई। सक्सेसफुल थी बट इन लोगों के जो प्लान थे वो पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे बंगाल में भी। सो ये अगर देखोगे तो ये एक बहुत ही दुखद घटना थी कि यहाँ सूर्य सेन को पकड़ लिया गया और उनको भी फांसी दे दी गई। इस तरह से बंगाल से भी रिवॉल्यूशनरीज को खत्म कर दिया गया पूरी तरह से एक एक करके। सो सूर्य सेन का ये जो प्लान था ये पूरा नहीं हो पाया कि आर्म्ड रिबेलियन करे, बट उनका योगदान बहुत बड़ा रहा। उसके साथ-साथ हम कुछ महिलाएँ भी थी जो बंगाल में रिवॉल्यूशनरी करके जिन्होंने काम किए, वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर आप देखोगे तो प्रीतिलता वाडेदार जो है, उनकी डेथ हो गई थी रेड करते-करते आर्मरी पे। अगर आप देखोगे तो प्रीतिलता वाडेदार जो है, इनके बारे में मैं आपको ये बता दूँ कि ये सब जो लोग थे ये बहुत छोटे-छोटे थे ऐज से। मैंने आपको कहा कि 19 से लेके 24 साल तक ही इनकी ऐज थी। तो प्रीतिलता वाडेदार जो है ये
यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक जो क्लब था यूरोपियन क्लब उसको कैप्चर करने गई थी। उसको उसको वहाँ पे उनको भेजा गया था प्रीतिलता जी को सूर्य सेन द्वारा उसको कैप्चर करने जो एक यूरोपियन क्लब है उसको उसको जब अटैक किया तो वो 21 इयर्स की थी। उन्होंने जब लीड किया था वहाँ का जो रेड था उसको, तो उनको पकड़ लिया गया था तो वो ब्रिटिश के कब्जे में ना आए, तो उन्होंने क्या किया कि जो उनके पास एक साइनाइड रखा हुआ था होता था इन लोगों के पास, रिवॉल्यूशनरी के पास, उन्होंने वो साइनाइड खा लिया और उनकी यहाँ डेथ हो गई। उसके बाद कल्पना दत्त जो है उनको अरेस्ट कर लिया गया, सूर्य सेन के साथ वो रेड करने गए थे और उनको लाइफ सेंटेंस दे दिया गया, बट उनको 1939 में छोड़ दिया गया, जब इंडिया को एक तरह से अगर आप देखोगे तो स्वराज्य मिल चुका था। तो इंडिया के हाथ में जब गवर्नमेंट आ चुकी थी काफ़ी सारी, तो इन्होंने यहाँ पे कल्पना दत्त को यहाँ छोड़ दिया गया था, लाइफ सेंटेंस उनका ख़त्म कर दिया गया और उनको रिलीज़ कर दिया गया। यहाँ पे मैं आपको इन दोनों की तस्वीर दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कल्पना दत्त जी और ये है प्रीतिलता वाडेदार जी। सो ये सब लोग यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, इनके बहुत बड़े योगदान थे, यानी महिलाएं भी यहाँ पे रिवॉल्यूशनरी करके आगे आई थी, बहुत पॉजिटिव चीज़ थी हम लोगों के लिए। शांति घोष और सुनीति चंदेरी का तो क्या कहे, 14 साल की लड़कियां थी, स्कूल गर्ल्स थी कोमिला के, उन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे स्टीवंस, उनको 14 दिसंबर 1931 को मार दिया और इनको लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा दे दी गई इसके कारण, और इनको रिलीज कर दिया गया 1937 में। तो शांति घोष और सुनीति चंदेरी 14 साल में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट स्टीवंस को मार देती है। बीना दास जो थी उनका वो यहाँ पे इनका भी एक बहुत बड़ा योगदान है। 6 फरवरी की बात है, बीना दास जो थी इन यहाँ पे कॉन्वोकेशन प्रोग्राम चल रहा था, और कॉन्वोकेशन प्रोग्राम यहाँ पे आपका जो डिग्री मिलती है ना, जो कॉन्वोकेशन होता है, पदवीदान समारोह जो होता है वो यहाँ पे चल रहा था, तो वहाँ गवर्नर आए थे जैक्सन। जैक्सन यहाँ पे स्पीच दे रहे थे, तो इन्होंने वहाँ बैठे बैठे ही, ये अपनी डिग्री लेने गई थी, उन्होंने बैठे बैठे ही गोलियां चला दी जैक्सन पे। अगर आप देखोगे तो 5 गोलियां चलाई थी जिसमें जैक्सन बच गए और इनको 9 साल की सजा सुना दी गई। बीना दास को 6 फरवरी 1932 को उन्होंने ये काम किया था। सो ये सब लोग एक तरह से ब्रिटिश को पूरी तरह डरा रहे थे। इस तरह से सबको पकड़ लिया गया धीरे धीरे करके, और ये लोगों का अगर देखोगे सो इनका और सबका बहुत बड़ा योगदान रहा। यहाँ आप देख रहे, जब सेंट्रल इंडियन लेजिस्लेचर में बॉम्ब डाला गया था, इस तरह से खबर आई थी, रेड्स बॉम्ब इंडियन लेजिस्लेचर, सो ब्लास्ट फ्लोइंग शार्प, पार्लियामेंट्री क्राइसिस कॉजेस इंजरी टू मेनी। अगर देखा गया तो बहुत ज्यादा कोई इंजरी नहीं होती, बड़ा चढ़ा के लिखना पड़ता है थोड़ा सा, आप लोग जानते हैं। सो ये सब चीजें यहाँ की गई थी। तो रिवॉल्यूशनरी फेज 2 में आपने इन सब लोगों को पढ़ा जो लोगों का बहुत बहुत ज्यादा बड़ा योगदान रहा है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में। सो इस तरह से ब्रिटिश को डराने में इन सबका बहुत बड़ा रोल रहा। ये लोगों के अगर देखोगे तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल तो नहीं हो पाए अपने जो रिबेलियन करना चाहते थे उसमें, बट कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा था। ब्रिटिश को डराने का तो काम ज़रूर किया था इन लोगों ने। सो इन लोगों के कंट्रीब्यूशन को हम नहीं भूलेंगे, और इसी तरह इन क्रांतिकारियों का जो सेकेंड फेज़ है ये हमने यहाँ स्टडी किया, जो कि एक बहुत इंटरेस्टिंग फेज़ रहा। अब हम आइए हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व करते हैं जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था उससे। सो इस बार जो एमसीक्यू जिन्होंने कंप्लीट किए थे वो थे स्नेहल पिपरीवार जी, अक्षत चौधरी जी, पूजा भरद्वाज जी और वीरेंद्र मिर्धा जी। सो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और इन लोगों ने जो यहाँ पे एमसीक्यूज भेजे हैं वो अभी हम स्टडी करने वाले। सो आपको ये बता दूं कि मैंने जो मेक एमसीक्यू चैलेंज शुरू किया है वो मेरा एक नया इनिशिएटिव है, जिसके चलते मैंने आपको ये कहा है कि जो टॉपिक कंप्लीट होगा उस पर आप कुछ क्वेश्चंस लिखिए और उसको पोस्ट कीजिए कमेंट सेक्शन में आपके नाम के साथ, और अगले लेक्चर में मैं आपका नाम के साथ आपका क्वेश्चन पढ़ूंगा। इससे आपका एक कंट्रीब्यूशन होगा कि सभी लोगों का एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराने में आपका भी एक हेल्प हो जाएगी, और आप लोग अगर एमसीक्यू बना सकते तो आप एमसीक्यू सॉल्व भी कर सकते हैं। यही मेरा एक मोटिव है। सो इसी चीज के चलते आइए देखते हैं पहला एमसीक्यू। सो अभी हमारे जो एमसीक्यू है वो है स्वराजिस्ट प्रो चेंजर्स नो चेंजर्स स्वराज्य पार्टी से। ये जो टॉपिक है इसका वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है लेक्चर, वो यहाँ पे उसकी लिंक दी हुई है, उसे देख ले। सो फर्स्ट क्वेश्चन स्नेहल जी ने हमें जो भेजा है वो देखते हैं क्या है। हु वॉज द सेक्रेटरी ऑफ स्वराज्य पार्टी? बाल गंगाधर तिलक, अरविंद कुमार घोष, चंद्रशेखर आजाद या मोतीलाल नेहरू? बहुत खूब स्नेहल जी। एक और क्वेश्चन स्नेहल जी ने हमें भेजा है, द ग्रुप ऑफ नॉन रेस्पॉन्सिविस्ट लाइन्स विद इन स्वराजिस्ट वॉज लेड बाय लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, एनसी केलकर या मदन मोहन मालवीय? बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन स्नेहल पेपरवार जी द्वारा, स्नेहल जी कहती है सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म्ड स्वराज्य पार्टी आफ्टर स्वदेशी मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? अगला क्वेश्चन, बहुत बहुत शुक्रिया स्नेहल जी आपका, बहुत अच्छे क्वेश्चन आपने हमें भेजे। अगला क्वेश्चन अक्षत चौधरी जी द्वारा, अक्षत जी पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर रॉन्ग अबाउट एम्स ऑफ स्वराज्य पार्टी? To attain dominant status, right to frame constitution, they want self rule, they wanted to abolish Britishers.
बहुत अच्छा क्वेश्चन अक्षत जी। अक्षत जी ने एक और क्वेश्चन भेजा है। असर्शन वो कहते हैं स्वराज्य पार्टी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू। रीजन इज बिकॉज दे रिजाइन फ्रॉम कांग्रेस पार्टी। ए, both A and R are true. R is correct explanation of R is correct explanation of A. Both A and R are true, but R is wrong explanation of A. Both are false. None of this. बहुत खूब। एक और क्वेश्चन अक्षत जी द्वारा। Which facts are true about pro changers? C.R. Das was a leader of pro changers. Rajendra Prasad supported pro changers. Swarajya Party was established by pro changers. They wanted to enter in legislative council and won 42 out of 104 seats in 1923. C.R. Das was secretary in Swarajya Party. A, B, C, D, E. Second option A, C, D, E. Third option A, D, E. Fourth option A only. बहुत खूब अक्षत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छे क्वेश्चन आपने हमें भेजे। अगला क्वेश्चन पूजा भारद्वाज जी द्वारा। पूजा जी ने लिखा है रीजन बिहाइंड फेल्योर ऑफ स्वराज्य पार्टी। देयर पॉलिटिकल पॉलिसी ऑफ ऑब्स्ट्रक्शनिज्म हैज इट्स फ्लॉज एंड लिमिटेशंस। द एक्सपोज्ड वीकनेस ऑफ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। द डेथ ऑफ सीआर दास इन 1925 फर्दर वीकेंड द पार्टी। There were internal division among Swarajists. 1 A, B and D, 2 A and D, C A, C and D या 4 all of the above. बहुत खूब पूजा जी। पूजा जी ने एक और क्वेश्चन भेजा है। Who became the Speaker of Central Legislative Assembly in 1925? मोतीलाल नेहरू, NC केलकर, अजमल खान, विट्ठल भाई पटेल। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूजा जी। पूजा जी ने एक और क्वेश्चन भेजा है। In 1922 गया सेशन ऑफ कांग्रेस, who was presiding over the session? प्रेसिडेंट कौन थे? मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, एनसी केलकर, नन ऑफ द अबव। बहुत खूब पूजा जी, बहुत खूब। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने हमें क्वेश्चंस भेजे। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमें वीरेंद्र मिर्धा जी ने भेजा है। वीरेंद्र मिर्धा जी हमें पूछते हैं चूज करेक्ट अबाउट गांधीज व्यू टुवर्ड्स स्वराजिस्ट लीडर। गांधीज व्यू टुवर्ड्स स्वराजिस्ट लीडर पूछ रहे हैं। ही वॉज अपोज टू द काउंसिल एंट्री प्रोग्राम ऑफ स्वराजिस्ट। ही नेवर कंसिडर्ड देम पैट्रियट्स एंड अवॉइडेड एनी पर्सनल रिलेशन विद स्वराजिस्ट। बोथ ए एंड बी, ओनली ए, ओनली बी, नन ऑफ द अबव। बहुत खूब वीरेंद्र जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन वीरेंद्र मिर्धा जी द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज वर कंपोनेंट्स ऑफ गांधी स्ट्रगल ट्रू स्ट्रगल स्ट्रैटेजी। ये मैं आपको बता चुका हूँ, STS टेक्निक, तो अच्छे से आप उसको स्टडी कीजिए। फेज ऑफ नॉन मास मूवमेंट, फेज ऑफ एक्स्ट्रा लीगल मास मूवमेंट, कंटिन्यूअस मास स्ट्रगल टिल फ्रीडम इज अचीव्ड। ए बी एंड सी, ए एंड बी, ए एंड डी, नन ऑफ द अबव। बहुत खूब वीरेंद्र मिर्धा जी। वीरेंद्र मिर्धा जी द्वारा एक और क्वेश्चन, और ये है आज का आखिरी क्वेश्चन। व्हाट वाज द मोटिव ऑफ रेस्पॉन्सिविस्ट विद इन ग्रुप ऑफ स्वराज्य पार्टी? टू लॉन्च मास स्ट्रगल बाय इन्वोकिंग पीपल्स एंटी कॉलोनियल सेंटिमेंट्स, टू वर्क विथ मिलिटेंट एक्सट्रीमिस्ट, ऑर्गेनाइज अ वायलेंट एंटी ब्रिटिश कैंपेन, टू कोऑपरेट विद गवर्नमेंट टू सेफगार्ड हिंदू इंटरेस्ट। Madan Mohan Malviya, Lala Lajpat Rai, NC Kelkar were the main members of the group. A, B and D, A and D, C and D, all of the above. बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र मिर्धा जी, बहुत अच्छे क्वेश्चन आपने भेजे। सो आप सब लोग इसी तरह से क्वेश्चन भेजते रहे, जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं, और ये क्वेश्चन सॉल्व करते रहे। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो मेरे वीडियो लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेरे यूट्यूब चैनल को, मेरे फेसबुक पेजेस को फॉलो करें, श्रेयस बढ़िया इंटरप्रिटेशन पे। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें, श्रेयस बढ़िया द पीस लवर पे। मेल करना चाहे तो आप shreyasbadhiya@gmail.com पे मुझे मेल कर सकते हैं। अभी 5 बजे मेरा लाइव लेक्चर आने वाला है, उसे देखना ना भूले। और आज का लाइव लेक्चर रहने वाला है फंडामेंटल ड्यूटीज पे, रिवीजन पे और आपके डाउट सॉल्विंग पे। सो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह पढ़ाई करते रहे, अपना ख्याल रखें, अच्छे से एक्सरसाइज करें, स्मार्ट वर्क करें, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो। इसी उम्मीद के साथ मैं श्रेयस बढ़िया आपसे अगले लेक्चर में मिलूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।